हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का अगला लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग 17 चैप्टर में जो है वो ब्रिटिश शासन का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 36 क्वेश्चन नंबर तक कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसके कारण जो है वो जमींदार अपनी जो है वो मनमानी कर रहे थे। अगला है कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। तो पहला, अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। दूसरा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण से रैयतवाड़ी इसे व्यवस्था कहा गया। अगला है, महलबाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी कि जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसीलिए इसे महलवाड़ी जो है वो व्यवस्था कहा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा कि 1, 2 और 3 जो है वो तीनों कथन जो है वो सही है। आप जो है वो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था किस लिए और क्यों लागू किया गया और किस पर लागू होता था, आप जो है अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सूची को सूची 2 से जो है वो भू राजस्व व्यवस्था और संबंधित व्यक्ति। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर जो है वो के तहत जो है लगाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एलिफिस्टन के द्वारा हुआ था। और महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा जो है लगाया गया था। इस तरह से ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। और अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो बिहार एसआई का जो कि 17 दिसंबर को इसी साल एग्जाम हुआ है, उसमें दोनों क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो आप जो है अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि महलबाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल कौन कौन सा था। तो गंगा घाटी था, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत थे, मध्य भारत के कुछ भाग थे और मराठों के अधिकृत जो है वो प्रदेश से और पंजाब जो है इसमें शामिल था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन की काश्तकारी अधिनियम और वर्ष के बारे में जो है वो मिलान करना है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में आया था। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1866 में आया था। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में आया था और मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक जो है वो 1883 में आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन की आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर के उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। तो अंग्रेजी भाषा को जो है वो 1835 में मैकाले के द्वारा जो है वो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम का स्वीकार किया गया। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड के घोषणा पत्र को यानी कि डिस्पैच यानी कि वुड डिस्पैच को जो कि 1854 में आया था, इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है हाँ, देखिए हम लोगों ने 43 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया था कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है किसको कहते हैं। वुड के घोषणा पत्र को 1854 में आया था उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर की किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिससे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो कब आया था। तो 1911 में प्राथमिक शिक्षा के लिए। और किसने पेश किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वो पेश किया था। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर के शिक्षा से संबंधित आयोग समिति को जो है वो पहचानिए। तो हॉर्टोंग समिति 1929 में शिक्षा से संबंधित है। लिंड्सडे आयोग जो है 1929 में ही आया था, शिक्षा से संबंधित है।
अगला है सप्रू समिति 1934 में आया था, ये भी शिक्षा से समिति है। और सार्जेंट योजना 1944 में, ये भी शिक्षा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप जो है वो शिक्षा का समिति और उसका वर्ष जो है अच्छी तरह से याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जो है वो जनसाधारण तक पहुँचे। तो ये था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत यह कहा गया था। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स ग्रांट को जो है वो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है भारत में कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, उसकी स्थापना जो है वो डेविड हेयर ने जो है वो किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय तस्कारी उद्योग के पतन का कारण क्या था। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर जो है वो नियंत्रण करना और इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर लेना, यह जो है तीनों आपका भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में अनौद्योगिकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर प्राक औद्योगिकरण यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि कौन था। तो 1800 से लेकर के 1850 तक। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुआ था। तो आधुनिक उद्योग की स्थापना 1850 में जो है वो आरंभ हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की है कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है, यह विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है वो कहा गया है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर या फिर श्रीरामपुर को अपना कार्य जो है वो क्षेत्र चुना, जिसका कारण उन्हें श्रीरामपुर के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है तो बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि भारत में रेलवे का निर्माण के कारण क्या थे। तो ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए जो है वो रेलवे की जो है वो निर्माण किया गया। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करने के लिए और आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन करने के लिए जो है वो रेलवे का आरंभ किया गया। मैं जो है कल बतलाया था कि रेलवे का स्थापना या फिर जन्मदाता भारत में कौन है, आप जो है बतलाइएगा गवर्नर जनरल का नाम और कब किया गया था। आप जो है कमेंट में जो है इसका आंसर बतलाइएगा। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन कि किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी। तो भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग या फिर जननी का का उद्योग अग्रदूत या फिर जननी कहा, कार्ल मार्क्स ने जो है वो कहा था। 56 नंबर क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुआ था बंगाल के सिसरा में। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेल से छेद दिया गया, जिससे उसके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह जो है वो किसने कहा था। तो बुकानन ने जो है वो कहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग जो है वो शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी तो कुछ जो है वो मिलना चाहिए। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जो इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से
पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन जो है वो किसका था? तो आरसी दत्त का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ गिरा देती है। यह कथन जो है वो किसने कहा था? तो जॉन सुलीवान ने जो है वो कहा था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव रखा था? तो कराची अधिवेशन 1931, और इस समय जो अध्यक्ष बने थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बने थे। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अगला क्वेश्चन मिल गया। तो मैं जो है एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाता हूँ, वो भी जो है आप याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अकाल से संबंधित आयोग और गवर्नर जनरल। स्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लिटन के काल में जो है वो आया था। लियाल आयोग 1897 में लॉर्ड एलिनगल के काल में आया था। मैकडोनल आयोग 1900 में लॉर्ड कर्जन के काल में आया था। और वुडहेड आयोग 1943-44 में लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में आया था। और ये सारे जो समितियां बनी हैं वो अकाल से संबंधित आयोग है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? तो बंगाल में जो है वो पड़ा था 1942-43 में। अगला है कि ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो ब्रिटिश काल में जो है आपका जूट का उद्योग जो है वो विकसित हुआ, कोयला का उद्योग विकसित हुआ, लोहा का और सूती कपड़ा का, मशीनों के पुर्जों का नहीं हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 66 की 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता, जिसको फैमिन कोड, कब प्रचारित किया? तो 1883 ईस्वी में जो है वो किया गया था। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में किया गया था? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभ आरंभ जो है ये आपका जो है वो HW हो जाएगा। आप जो है इसका आंसर दीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे 1935 में आरंभ हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिला था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलत है। देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन जो होगा कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभ आरंभ किसने किया था? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट जो है वो 1935 में ना करके 1925 में ही डकवर्थ कमेटी एक बना था, उसी के तहत जो है वो अलग किया गया था। और अगला है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय भूमि खरीदने की अनुमति मिली थी? तो 1833 में। तो माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर जो है आप सही कर लीजिएगा। 69 का A नंबर हो जाएगा और 68 का लॉर्ड मेयो यानी कि D नंबर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 78 नंबर कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1913 में भारत में इस्पात का जो है उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1913 में। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि दादा भाई निरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दिया? तो धन के निकास को संज्ञा दिया था दादा भाई निरोजी ने। 75 नंबर क्वेश्चन है कि यदि
यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। 76 नंबर के निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? तो दादा भाई निरोजी, और इसी में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, और इसी में दादा भाई निरोजी ने बतलाया था कि भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो उस समय शायद 20 रुपया उन्होंने बताया था। आप जो है कन्फर्म हो जाइएगा एक बार। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थविदों में शामिल है। तो भारतीयों में अर्थविदों यानी कि दो अर्थशास्त्र से संबंधित कौन कौन है? तो दादा भाई निरोजी हैं, आर.सी. दत्त हैं, M.G. रानाडे है, गोपाल कृष्ण गोखले है, के.टी. शाह है, और D.N. जो है वो गॉडगिल है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि सर थॉमस इंग्लैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक उद्योग का गठन कब हुआ था? तो 1916 में। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1907 में पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो M. विश्वेश्वरैया थे। 1925 में जो सरकार ने गठित किया था कि भारतीय जांच समिति का अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष जो है वो आपके M. विश्वेश्वरैया थे। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई निरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसने बिछाया था और कब जो है वो प्रारंभ हुआ था रेलवे लाइन भारत में। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं है? तो भारतीय सामंतवाद का विनाश जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद व्यापार ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया, कह सकते हैं, कृषि और उद्योग का जो है एक तरह से ज्ञान। 84 नंबर क्वेश्चन है कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो मुक्त व्यापार नीति जो है वो नहीं अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 की दादा भाई निरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिभाषित करता है? तो ड्रेन थ्योरी का मतलब होता है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेश शासनकाल में होम चार्जेज यानी कि होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें कथन जो है वो चार्जेज के संगठन से है? तो लंदन में इंडिया ऑफिस में भारत भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई गई वाली निधि। दूसरा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने और अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि जो है वो, तो ये किसके आधार पर जो है वो सही है? तो तीनों जो है वो होम चार्जेज का जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। अगला है 87 नंबर की किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा जो है वो प्रारंभ किया था? तो देख लेते हैं। रेल सेवा जो है वो सबसे पहले जो है प्रारंभ किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। अगला है कि 88 नंबर रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा कि 1, 2, 3 जो है वो तीनों सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है। दादा भाई निरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देने की, तो उन्हें इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण करता है। तो केवल एक जो है वो सही हो जाएगा।
अगला है 90 नंबर क्वेश्चन और लास्ट होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार का एक अधिकार खो दिया था 1833 के चार्टर नियम के तहत। तो आप लोगों का यहाँ पर जो है वो 17th चैप्टर खत्म हो गया, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हम लोगों ने 90 क्वेश्चन जो है वो किया। अगर आप जो है इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। तो मैं जो है आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जो है वीडियो को कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही मैं जो ये कर रहा हूँ। तो आपको अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है, एक क्वेश्चन आप सीख रहे हैं, तो मुझे भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।